जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी समाजशास्त्र का एक टॉपिक वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारत के प्रारंभिक कालों में जैसे पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल व ताम्रकाल में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। जो प्राचीन भारत के प्रारंभिक काल में जैसे पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ताम्रकाल में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लिखित जानकारी को समझ न पाने के कारण हड़प्पा काल में भी वर्ण व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लिखित जानकारी को समझ न पाने के कारण हड़प्पा काल में भी वर्ण व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हड़प्पाकालीन समाज में 4 वर्गों की बात अवश्य कही जाती है। जो हड़प्पाकालीन समाज है उसमें 4 वर्गों की बात अवश्य कही जाती है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। जो वर्ण व्यवस्था है उसका सर्वप्रथम लिखित उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वेद में प्रारंभ में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में काम में लिया गया था। जो वर्ण व्यवस्था है का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वेद में प्रारंभ में वर्ण शब्द रंग का अर्थ काम में लिया गया था, किंतु कालांतर में वर्ण शब्द का अर्थ ज़्यादातर वृत्ति या व्यवसाय के चयन से लिया जाने लगा। प्रारंभ में आर्यों के समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। प्रारंभ के आर्य के समाज था, उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी। केवल 2 ही वर्ग थे, आर्य व अनार्य, व इनके मध्य रंग के आधार पर भेद किया गया। आर्यों को श्वेत रंग का व अनार्यों को कृष्ण काला वर्ण का बताया गया। वर्ण शब्द वृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना या चुनाव करना। जो वर्ण शब्द है व्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना या चुनाव करना। वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत। जो वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो प्रमुख है। पहला है देवीय या परंपरागत सिद्धांत। वर्णों की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत है देवीय या परंपरागत सिद्धांत। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है का पुरुष सूक्त है, उसमें वर्णों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत मिलता है कि वर्ण व्यवस्था को देवीय इसलिए कहा गया कि ताकि ईश्वर के डर से प्रत्येक वर्ण व्यक्ति अपने अपने निश्चित कर्तव्य करता रहे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत मिलता है कि वर्ण व्यवस्था को देवीय इसलिए कहा गया ताकि ईश्वर के डर से प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने अपने निश्चित कर्तव्य करता रहे। वास्तव में वर्णों का देवीय सिद्धांत श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तव में जो वर्णों का देवीय सिद्धांत है श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ऋग्वेद के अलावा अन्य ग्रंथों में भी वर्णों की देवीय उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद के अलावा अन्य ग्रंथों में भी वर्णों की देवीय उत्पत्ति बताई गई है। महाभारत में ब्रह्मा से व विष्णु पुराण में विष्णु से वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। दूसरा सिद्धांत है गुणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। जो दूसरा सिद्धांत है वर्ण का गुणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। गीता में कहा गया है कि प्रकृति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के में 3 गुण होते हैं। जो भगवत गीता है उसमें कहा गया है जो नेचर है प्रकृति है उसके अनुसार जो मनुष्य है उसके 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण। जो सत्व गुण है यह गुण सात्विकता या पवित्रता को बताता है। जो सत्व गुण है वो सात्विकता और पवित्रता को बताता है। जो रज गुण है आसक्ति
यह लगाव को बताता है, और तम गुण है यह आलस्य, अज्ञानता, अंधकार का प्रतीक है। ब्राह्मण सत्वगुण, क्षत्रिय रजोगुण, वैश्य रजो व तमोगुण, शूद्र तमोगुण। रंगों, तीसरा सिद्धांत है रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रारंभ में वर्णों के मध्य रंग के आधार पर भेद किया गया है। प्रारंभ में वर्णों के मध्य रंग के आधार पर भेद किया गया है। ब्राह्मण श्वेत रंग सत्वगुण, क्षत्रिय लाल रंग रजगुण, वैश्य पीला रज व तमोगुण, शूद्र काला व तमोगुण। कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म पर ही आधारित थी। जो प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। गीता व महाभारत के शांति पर्व में भी वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित बताया गया है। जो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर ही आधारित थी। गीता व महाभारत के शांति पर्व में भी वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित बताया गया है। महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था ज़्यादातर जन्म से उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित थी। जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में वर्ण व्यवस्था की जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित हुआ। इतिहास के अधिकांश कालों में वर्ण व्यवस्था का जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था। जो जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत है इसमें उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में वर्ण व्यवस्था की जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित हुआ। इतिहास के अधिकांश कालों में वर्ण व्यवस्था का जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था। वर्ण व्यवस्था का ऐतिहासिक विश्लेषण। जो वर्ण व्यवस्था है उसका ऐतिहासिक विश्लेषण यानी किस काल में क्या क्या हुआ। सबसे पहले पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल है जो 1500 से 1000 BC तक माना जाता है। इस काल में केवल 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्र व वैश्य सामान्य जन का ही उदय हुआ था। जो पूर्व वैदिक काल है या ऋग्वैदिक काल है जो 1500 से 1000 BC तक माना जाता है। इस काल में केवल 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्र व वैश्य सामान्य जन का ही उदय हुआ था। चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख अवश्य ऋग्वेद में मिलता है। जो चारों वर्ण हैं उसकी उत्पत्ति का उल्लेख अवश्य ऋग्वेद में मिलता है, किंतु चारों की उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल में नहीं मानी जाती है। किंतु चारों की उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल में नहीं मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। जो उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। वास्तव में चारों वर्णों की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। इस काल में वर्णों के मध्य भेद व्यवस्था भी प्रारंभ हो गई। उत्तर वैदिक काल है जो 1000 BC से 600 BC। वास्तव में चारों वर्णों की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। इस काल में वर्णों के मध्य भेद व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य को संयुक्त रूप से द्विवज वर्ण कहा जाता है। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय व वैश्य को संयुक्त रूप से द्विवज वर्ण कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। द्विवज का अर्थ है 2 बार जन्म लेना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यजोपमनी संस्कार का दूसरा जन्म माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण व क्षत्रिय के मध्य अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। शुक्ल यजुर्वेद या वासनी संहिता में क्षत्रिय को पहले स्थान पर, ब्राह्मण को दूसरे स्थान पर बताया है। जो शुक्ल यजुर्वेद या वासनी संहिता में क्षत्रिय को पहले स्थान पर या ब्राह्मण को दूसरे स्थान पर बताया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें चारों वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के अंतिम संस्कार वाले स्थल पर बनाने जाने वाले स्मारक का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में वैश्य वर्ण के लिए गण, गणपति व श्रेष्ठी जैसे शब्द मिलते हैं। वैदिक काल में वैश्य वर्ण के लिए गण, गणपति, श्रेष्ठी जैसे शब्द मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में शुद्ध वर्ण की स्थिति कमज़ोर अवश्य हुई, किंतु अस्पृश्यता का भावना का विकास नहीं हुआ।
जो उत्तर वैदिक काल है उसमें शुद्ध वर्ण की स्थिति कमज़ोर अवश्य हुई, किंतु अस्पृश्यता का की भावना का विकास नहीं हुआ। छंदोग्य उपनिषद में सत्य, काम, जाबाली व जनश्रुति की कथा मिलती है। जो छंदोग्य उपनिषद है इसमें सत्य, काम, जाबाली व जनश्रुति की कथा मिलती है। इन कथाओं से पता चलता है कि शूद्र वर्ण से शिक्षा प्राप्ति का अधिकार पूरी तरह नहीं छीना गया था। छंदोग्य उपनिषद में सत्य, काम, जाबाली व जनश्रुति की कथा मिलती है। इन कथाओं से पता चलता है कि शूद्र वर्ण से शिक्षा प्राप्ति का अधिकार पूरी तरह नहीं छीना गया था। डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के कारण कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, वे ही पीछे रह जाते हैं। डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के कारण कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, वे ही पीछे रह जाते हैं। तीसरा है महाजनपद काल, बुद्ध युग, प्राक मौर्य युग 600 BC से 322 ईस्वी तक। जो महाजनपद काल जिसे बुद्ध युग या प्राक मौर्य युग जो 600 BC से 300 BC, इस काल में अवैदिक ग्रंथों में बौद्ध व जैन क्षत्रिय को पहले स्थान पर और ब्राह्मणों को दूसरे स्थान पर बताया गया है। जो ये काल है इसे अवैदिक ग्रंथ बौद्ध व जैन क्षत्रियों को पहले स्थान पर और ब्राह्मणों को दूसरे स्थान पर बताया गया है। बुद्ध व जैन धर्म ने व्यापार व वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया है, इस कारण इस काल में वैश्य वर्ण की स्थिति अच्छी रही। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि भारत के लोगों में व्यापार के लिए समुद्र पार जाने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। जो जातक ग्रंथ है उससे पता चलता है कि भारत के लोगों में व्यापार के लिए समुद्र पार जाने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। पेरिप्लस के अनुसार भारत के लोग व्यापार के सिलसिले में अरब सागर के द्वीपों में रहते थे। पेरिप्लस के अनुसार जो भारत के लोग हैं व्यापार के सिलसिले में अरब सागर के द्वीपों में रहते थे। बबेरू जातक के आधार पर भारत का बेबीलोनाई सभ्यता के साथ व्यापार प्रमाणित होता है। बबेरू जातक के आधार पर भारत का बेबीलोनाई सभ्यता के साथ व्यापार प्रमाणित होता है। बुद्ध युग में बौद्ध व जैन धर्म ने अपने दरवाजे शुद्ध वर्ण के लिए भी खोल रखे थे। इसमें लगता है कि शुद्ध वर्ण की स्थिति भी ठीक रही होगी। जो बुद्ध युग है उसमें बौद्ध व जैन धर्म ने अपने दरवाजे शुद्ध वर्ण के लिए भी खोल रखे थे। इससे लगता है कि शुद्ध वर्ण की स्थिति ठीक रही होगी। जो बुद्ध युग से ही निकाल कर हमने एक और काल बनाया जिसे सूत्र काल कहा जाता है, यानी जो 600 BC से 300 BC का टाइम पीरियड है। शूद्र ग्रंथों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में पता चलता है। जो शूद्र ग्रंथ है ग्रंथों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पता चलता है। सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था सबसे कठोर हो गई। जो सूत्र काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो सबसे कठोर हो गई, अर्थात पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई। बुद्ध व जैन धर्म के प्रहार से बचने के लिए वर्ण व्यवस्था कठोर कर दिया गया। जो बुद्ध व जैन धर्म के प्रहार से बचने के लिए जो वर्ण व्यवस्था है उसको कठोर कर दिया गया। इन ग्रंथों में तो ब्राह्मण को तो पहले स्थान पर व क्षत्रिय को दूसरे स्थान पर बताया गया। मौर्य काल 322 BC से 184 BC। जो मौर्य काल है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था थी वह यह जन्म पर आधारित थी। जो अर्थशास्त्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो कौटिल्य है उनका जो अर्थशास्त्र है पुस्तक, उनके अनुसार जो मौर्य काल में उसमें वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म पर आधारित थी। मेगस्थनीज मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता है, वह समाज के 7 जातियों में विभक्त करता है। मेगस्थनीज मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता है, वह समाज को 7 जातियों में विभक्त करता है। मौर्य काल में ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग की स्थिति मजबूत रही है। जो मौर्य काल है उसमें ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग की स्थिति मजबूत रही है। मौर्य काल भारत में द्वितीय नगरीकरण के लगातार जारी रहने का काल कहलाता है। जो मौर्य काल है जो ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग की स्थिति को मजबूत रही। मौर्य काल भारत में द्वितीय नगरीकरण के लगातार जारी रहने का काल कहलाता है। नगरीय अर्थव्यवस्था में वैश्य व शूद्र की स्थिति ठीक रहती
है। जो नगरीय व्यवस्था है उसमें वैश्य और शूद्र की स्थिति ठीक रहती है। अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा गया है, वो उसे वार्ता, कृषि, पशुपालन व वाणिज्य का अधिकार दिया गया है। जो अर्थशास्त्र है पुस्तक है कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की, जिसमें शूद्र को आर्य कहा गया है, उसे वार्ता, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य का अधिकार दिया गया है। उत्तर मौर्य काल और पूर्व गुप्त काल जो 184 बीसी से 275 एडी तक माना जाता है, ईस्वी तक माना जाता है। 184 बीसी पूर्व से 275 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर मौर्य काल या पूर्व गुप्त काल। इस काल में के अधिकांश वंश जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, संगम युग के चेर चोल व पांडे ब्राह्मण वंश के थे। संगम युग में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। जो संगम युग है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। दक्षिण भारत समाज दो वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण वर्ण व गैर ब्राह्मण वर्ण। जो संगम युग है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। दक्षिण भारतीय समाज में दो वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण वर्ण और गैर ब्राह्मण वर्ण। उत्तर मौर्य काल में विदेशी बैक्टीरियन, सिख, शक, पहलवन व कुषाण भारत में आए। इनके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में वर्ण संकरता फैलने लगी। तभी गौतम पुत्र सातकर्णी अपने लेख में कहता है कि मैंने चातुर्य संकरता को रोकने का प्रयास किया है। उत्तर मौर्य काल में भारत में आने वाले अधिकांश विदेशियों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार कर लिया है। जो उत्तर मौर्य काल है उसमें भारत में आने वाले अधिकांश विदेशियों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार कर लिया है। मनुस्मृति की रचना उत्तर मौर्य काल में शुंग काल में मानी जाती है। जो मनुस्मृति है उसकी रचना उत्तर मौर्य काल में शुंग काल में मानी जाती है, किंतु वास्तव में मनुस्मृति का रचना काल 200 बीसी से 200 एडी यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। यह कहा जाता है कि इस व्यवस्था में ब्राह्मणवाद का कट्टर उल्लेख मिलता है। जो मनुस्मृति है उत्तर मौर्य काल में शुंग काल में मानी जाती है, किंतु वास्तव में मनुस्मृति का रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 बीसी से 200 ईस्वी तक माना जाता है। यह कहा जाता है कि इस व्यवस्था में ब्राह्मणवाद का कट्टर उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर मौर्य काल में वैश्य वर्ण की स्थिति मजबूत रही है। इस काल में ग्रंथ मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में व्यापार के क्षेत्र में नियमित रूप से सिक्कों का प्रचलन भी हुआ है। इससे लगता है कि वैश्य वर्ण की स्थिति ठीक रही होगी। मनुस्मृति के अनुसार उत्तर मौर्य काल व शुद्ध वर्ण की स्थिति कमज़ोर बताई गई है। जो गुप्त काल है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। जो गुप्त काल है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। केपी जायसवाल ने गुप्तों को शूद्र वर्णों में बतलाने वाले कई तर्क दिए हैं। जायसवाल द्वारा बतलाए गए तर्क निर्बल हैं। एलन अल्तकेकर, गांगुली, आइंगर, रोमिला थापर व आर एस शर्मा जैसे विद्वान गुप्तों को वैश्य बताते हैं, किंतु इनके द्वारा बताए गए तर्क निर्बल हैं। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सुधाकर चट्टोपाध्याय व आर सी मजूमदार जैसे विद्वान गुप्तों को क्षत्रिय वर्ण को बताते हैं। पंचोब लेक बिहार, सिरपुट लेक छत्तीसगढ़ व जावा से प्राप्त तंत्रिका मंदक ग्रंथ के आधार पर गुप्तों को क्षत्रिय बताया गया है। जो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा है, इतिहासकार सुधाकर चट्टोपाध्याय व आर सी मजूमदार जैसे विद्वान गुप्तों को क्षत्रिय वर्ण का बताते हैं। पंचोब लेक बिहार, सिरपुट लेक छत्तीसगढ़ व जावा से प्राप्त तंत्रिका मंदक ग्रंथ के आधार पर गुप्तों को क्षत्रिय बताया गया है। गुप्तों को ब्राह्मण
बतलाने वाले तर्क ज़्यादा प्रबल माने जाते हैं। जो गुप्त हैं उनको ब्राह्मण बतलाने वाले तर्क ज़्यादा प्रबल माने जाते हैं। H.C. राय चौधरी ने गुप्तों को ब्राह्मण वर्ग का बताते हैं। इसकी प्रमुख आधार है कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म व वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। वो गुप्त शासकों ने अपने पुत्र और पुत्रियों के विवाह भी ब्राह्मणों में किए हैं। हमें गुप्तों के गोत्र धारण और गोत्र का पता चलता है। स्कंद पुराण के अनुसार धारण गोत्र ब्राह्मण का था। गुप्त काल में ब्राह्मणों व क्षत्रियों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना। नारद स्मृति में ब्राह्मणों को विशेष अधिकारों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वैश्य वर्ण की स्थिति कमजोर हुई है। वैश्य व शूद्र समकक्ष स्थिति में पहुंच गए हैं। गुप्त काल में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप वर्ण संकर जातियों का उदय हुआ है। जो गुप्त काल है उसमें अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप वर्ण संकर जातियों का उदय हुआ है। ब्राह्मण पुरुष व वैश्य स्त्री अंबष्ट जाति गुप्त काल में अंत्यज जातियों का भी उदय हुआ है। इन्हें समाज से बाहर रखा जाता है। गुप्त काल है उसमें अंत्यज जातियों का भी उदय हुआ है। इन्हें समाज से बाहर रखा जाता था। ब्राह्मण पुत्री व शुद्ध पुरुष के संबंध से चांडाल नामक आत्मज जाति का उदय हुआ। वराहमिहिर के ग्रंथ बृहद संहिता से पता चलता है कि गुप्त काल में भी वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित व भेद परक थी। जो वराहमिहिर का ग्रंथ है उसमें वराहमिहिर के ग्रंथ बृहद संहिता से पता चलता है कि गुप्त काल में जो वर्ण व्यवस्था थी जन्म पर आधारित व भेद परक थी। 550 से 606 ईस्वी का काल हर्षवर्धन के मधुवदन व बांसखेड़ा में अभिलेख से पता चलता है कि उसके पिता प्रभाकर वर्धन को 4 वर्ण का रक्षा करने वाला बताया है। हर्षवर्धन 606 से 647 इसके समय में भी वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। हर्षचरित के अनुसार जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था किंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ह्वेनसांग ने हर्ष को फीसे वैश्य बताया है। जो ह्वेनसांग है उन्होंने हर्षवर्धन को फीसे या वैश्य बताया है। पूर्व मध्यकाल, उत्तर प्राचीन काल, राजपूत युग, सामंत युग, 7वीं शताब्दी या 1200-600 तक। इस काल में भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति खराब हो गई। उसी का परिणाम निकलता है कि भारत में मुस्लिम दास्ता में फंस गई। इस काल में वर्ण व्यवस्था खंडित हो गई और जाति व्यवस्था की ओर पकड़ लिया। पूर्व मध्य काल में वैश्य वर्ण के लिए कुटुंबहीन शब्द काम में लिया गया था। यह शब्द बताता है कि इस काल में वैश्य वर्ण की स्थिति पूरी तरह कमजोर हो गई। इस काल में शुद्ध वर्ण ने भी कृषि कार्य को अपना लिया। इस काल में शुद्ध वर्ण ने भी कृषि कार्यों को अपना लिया। इससे भी वैश्य की स्थिति कमजोर हुई। अल-बरूनी लिखता है कि इस काल में के भारतीय बहुत संकीर्ण दिमाग के थे। इनके पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे। जो इस काल में जो शुद्ध वर्ण ने भी कृषि कार्य अपना लिया, इससे भी वैश्य की स्थिति कमजोर हुई। अल-बरूनी लिखता है कि इस काल में भारतीय बहुत संकीर्ण दिमाग के थे। इनके पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे। वर्ण धर्म, प्रत्येक धर्म के निश्चित कर्तव्यों के वर्ण धर्म कहा जाता है। वर्ण धर्म के अलावा सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद का भी उल्लेख मिलता है और इस वर्ण धर्म सामान्य कर्तव्यों को सामान्य धर्म कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण के विशिष्ट कर्तव्यों को विशिष्ट धर्म कहा गया है। जो प्रत्येक वर्ण है उसका प्रत्येक विशिष्ट कर्तव्यों को विशिष्ट धर्म कहा गया है और प्रत्येक धर्मों की आपत्ति की कर्तव्यों को आपद धर्म कहा गया है। ब्राह्मण, महाभारत के शांति पर्व व चारों वर्णों को सामान्य कर्तव्य बताए गए हैं। कौटिल्य ने ब्राह्मण वर्ग के 6 वर्ण बताए: अध्ययन, अध्यापन, भजन, याजन, दान देना, दान लेना। जो कौटिल्य ने ब्राह्मण वर्ग के 6 वर्ण धर्म बताए:
अध्ययन, अध्यापन, भजन, याजन, दान देना और दान लेना। मनुस्मृति में अध्ययन व अध्यापन को ब्राह्मणों का विशिष्ट धर्म बताया है। महाभारत के अनुसार स्वाध्याय, आत्मनियंत्रण व तप ब्राह्मण के कर्तव्य थे। उपनिषद ग्रंथों की रचना में क्षत्रियों को ज़्यादा योगदान बताया जाता है। मनुस्मृति गौतम धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण को कई प्रकार के दंड से मुक्त रखा गया है। ब्राह्मण के आपद धर्म में कहा गया है कि वह क्षत्रिय वैश्यों के कर्तव्यों को अपना सकता है, परंतु ब्राह्मण को मांस व मिंदरा से बेचने से मना किया है। गुप्त काल में ब्राह्मणों का कृषि कार्यों को करने का उल्लेख मिलता है। पाराशर स्मृति में सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण का व्यवसाय बताया है। क्षत्रिय वर्ण धर्म अध्ययन, यजन, दान देना व देश रक्षा। क्षत्रिय विशिष्ट धर्म देश रक्षा था। क्षत्रिय आपत्ति काल में ब्राह्मण व वैश्य के लिए कर्तव्यों को अपना सकता है। हिंसवांग ने क्षत्रियों को राजाओं की जाति कहकर पुकारा है। वैश्य के वर्ण धर्म में अध्ययन, यजन, दान देना या वार्ता वैश्य के विशिष्ट धर्म या वार्ता बतलाया गया है। आपत्ति काल में वैश्य, क्षत्रिय व शूद्र के कर्तव्य आ सकते हैं। शूद्र वर्ण धर्म अपने से ऊपर के वर्णों की सेवा करना बताया गया है। यही उनका विशिष्ट धर्म है। शूद्र आपद धर्म में वैश्यों के कर्तव्यों को अपनाने की बात कही गई है।